जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2AS एकेडमी के एचसीएस चैनल पर स्वागत है। एज यूजुअल नाउ आई हैव कम अप विद द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लास्ट की 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जो 9 सेशंस हमारे हो चुके हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे एंड आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट की 15 क्वेश्चन। आई होप आपने अपनी स्पीड गेयर अप कर दी होगी, टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से यहाँ पर कर रहे होंगे एंड आप रिवीजन बार बार कर रहे होंगे, बिकॉज इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन। बिकॉज कुछ बच्चों ने तैयारी बीच में छोड़ दी थी, उनको नहीं पता था पेपर दोबारा होगा। सो एट प्रेजेंट माई कैंडिडेट सजेशन टू ऑल द सीरियस कैंडिडेट्स की बार बार सिलेबस को आप रिवाइज कीजिए एंड हरियाणा वाले कंपोनेंट को स्पेसिफिकली, बिकॉज हरियाणा वाले कंपोनेंट पे लास्ट टाइम भी 2 ही क्वेश्चन आए थे। इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो उस पर 8 से 10 क्वेश्चन दे दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following act exempted the Governor General (GG) and the Council from the jurisdiction of Supreme Court for the acts done by them in their official capacity? सबसे बोरिंग सब्जेक्ट करूँ, सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है यहाँ पर बच्चों को फर्स्ट वाला, जिसमें ये सारे एक्ट्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पिट्स एक्ट, ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये वाला चैप्टर मैं कहूंगा कि आखिर के 5 दिनों में आप पक्का रिवाइज कीजिए, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 जो इसकी सबसे पहले एक्ट लाया गया टू रेगुलेट देम, जब उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, ऑफिसर्स थे, वो बहुत ही एब्सर्ड करप्शंस में आ चुके हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट करप्शन में आ चुके हैं। तो उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वी हैड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एंड आफ्टर दिस एक्ट हमारे पास एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जो कि गवर्नर जनरल इवन द मेंबर्स ऑल्सो उनको अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को यहां पर से अलग कर देता है। दैट मीन्स वो अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से यहां पर दूर हो जाएंगे इन केस ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी। इवन इट अप्लाई टू द मेंबर्स ऑल्सो, गवर्नर जनरल और काउंसिल पे तो था ही, इवन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑल्सो। Then, so the answer here is A1, the Act of Settlement 1781। इस एक्ट के बारे में ज़्यादातर बुक्स में ढंग से नहीं दिया गया है। अगर आप इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को भी उठाएंगे तो उसमें 2 या 4 लाइनें दे रखी हैं। तो मैं अगर आपको कहूं तो तमिलनाडु की जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे 12th क्लास की या 11th क्लास की, तो वहां पर आपको ये एक्ट मिलेगा, जहां पर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डीपे पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट फॉल्स अंडर द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सो let's jump to the question number 2. Which of the following is or are the feature of federal features of the Indian Constitution? Federal features कौन से होते हैं? Federalism word हमने last time भी किया था, that is division of powers, that is known as the federal structure, that is the federalism. Supremacy of the Constitution, we have supremacy of the Constitution. Bicameralism, 2 houses, Lok Sabha, Rajya Sabha. लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स में है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यहां पर, एंड द डिवीजन ऑफ पावर, शेड्यूल नंबर 7, दैट इज द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। Here the answer is 1, 2 and 4 because integrated judiciary is a part of the unitary structure, not a part of the federal structure, one federal feature. Done. So 1, 2, 4 are the correct answer here. Question number 3. Consider the following statements regarding Attorney General. Attorney General, the constitutional body, Article number 76 of the Constitution. He is the part of Union Executive, absolutely right. He holds office during the pleasure of the President, absolutely right. And कोई removal process भी नहीं है, किसी भी टाइम रिमूव किया जा सकता है। There are no grounds also mentioned under the Constitution. An eminent jurist cannot be appointed as an Attorney General. अब अटॉर्नी जनरल मैंने आपको पहले कुछ सेशंस में बताया था। अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो सरकार का वकील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी केस होगा वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो सरकार की तरफ से देगा वो देगा अटॉर्नी जनरल। और यहां पर अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन होती है वो सेम होगी एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। डन। एंड सुप्रीम कोर्ट की जगह आपने अगर क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी तो उसमें एक लास्ट ये है, एन एमिनेंट जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ प्रेजेंट डीम्स फिट, अगर राष्ट्रपति जी को लगता है।
तो एमिनेंट जूरिस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. सो कैन नॉट बी नहीं होगा, कैन बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल. सो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी. तीनों ताकि सेपरेट काम करे, इंडिपेंडेंट काम करे. दैट इज व्हाई वी हैव अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. The doctrine of separation of power is a part of basic structure, absolutely right, and is specifically mentioned it. ये specifically mentioned नहीं है constitution में. Done. Number 2, it implies that the executive, judiciary and the legislature perform separate function करेंगे and act as a separate entities. Separate entities रहेंगी ये. So here 2 is the correct statement here. Done. Doctrine of separation of power. 5th one. Which of the following provisions in the Constitution of India facilitate the doctrine of separation of power? Statement number 1. The state shall take steps to separate the judiciary from executive in the public services. Public services में भी judiciary और ये independently यहाँ पर perform करेंगी अपना काम. That is article number 50 of the Constitution falls under the DPSP. Validity of the proceedings in the Parliament and the legislature cannot be called into question in any court. ये आपने अगर जब 370 की डिबेट अच्छे से अगर देखी हो, जब 5 अगस्त 2019 को ये डिस्कशन होती है, तब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है अमित शाह जी के ऊपर कि उन्होंने बिल को यहाँ पर पढ़ने का भी टाइम नहीं दिया. सेकेंड, यहाँ पर उसके बाद वो कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज आर्टिकल नंबर 122, आर्टिकल नंबर 212 which says that the validity of proceedings in the parliament and the legislature cannot be called into question in any court. Statement 2 is the correct one. The president or the governor shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duty of his office. Article number 361. जब आप आर्टिकल नंबर 14 पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, तब आप कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ते हैं उसमें रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, रिगार्डिंग द गवर्नर. ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 361. हियर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. अब इसने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, इसके बारे में हमने हल्का सा पहले डिस्कस करा था. इट डज नॉट फॉल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. NHRC याद कीजिए, लास्ट सेशन में हमने किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. दोज बॉडीज आर नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडीज. The chairman and the members of State Human Rights Commission are appointed by the President. There is no role of President here. State Human Rights Commission review the constitutional and legal safeguards for the protection of human rights. सबसे मेन काम ही यही है इनका. Done. So 3 is the right statement here. Question number 7. The President has the veto power over the bill passed by the Parliament. भाई लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद जाता है राष्ट्रपति जी के पास. Then he has the veto power, except in one case, that is a constitutional amendment bill, that is 24th Amendment 1971. President is bound to sign the bill. Done. But in other cases, he has 5 veto powers. Done. 3 veto powers. That was a pardoning power. 5 pardoning powers. Here he has the 3 veto powers: absolute veto, suspensive veto. So President has the veto power over the bills passed by the Parliament. Absolutely right. The president does not have veto power with respect to the state legislation. आपने देखा होगा कि स्टेट लेजिस्लेशन में यहाँ पर अगर गवर्नर राष्ट्रपति जी के लिए बिल रिजर्व कर देता है तो गवर्नर का रोल बीच से हट जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास सारी पावर आ जाएगी. एंड इवन इन केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर. सो 1 इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग is /R not the federal feature of the Indian Constitution? The Constitution is written and not easily amendable. Number 2, equal representation of all states in the Rajya Sabha. Okay, not पूछा है, mind it, not a feature. State government derive authority from the center. Okay,
अब आप सबको पता होगा पहले तो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पर है ही नहीं, वो खाली यूएस में है कि 50 स्टेट्स में से दो दो मेंबर्स जाएंगे, दैट इज 100। हमारे यहाँ पर इट वेरीज फ्रॉम 1 to 31 डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पर डिराइव नहीं कर रही है। डिराइव कहाँ से करती है? द सुप्रीम इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आपको मैं 3 टर्म सिखाता हूँ। नंबर 1 इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब जब यहाँ पर सेंटर और स्टेट, सेंटर स्टेट के पास पावर को डेलीगेट करती है बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्ट। एग्जीक्यूटिव एक्ट के थ्रू, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू सेंटर स्टेट के पास पावर को डेलीगेट कर रही है। दैट मीन्स वो कभी भी वापस ली जा सकती है। ओके, नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही कॉमन सोर्स है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का बेसिक सोर्स है, जो थर्ड स्टेटमेंट में पूछा है। नंबर 3 इज डिवॉल्यूशन। डिवॉल्व, जब आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ते हैं तो एक वर्ड पढ़ते होगे डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब है कि सेंटर नीचे पार्ट्स को डिवॉल्व कर रहा है या स्टेट पार्ट्स को डिवॉल्व कर रहा है बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपने देखा होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, पार्ट्स को डेलीगेट कर दिया गया टू द पंचायत्स। 74th अमेंडमेंट बिल आया, क्या यहां पर पार्ट्स को डिवॉल्व कर दिया गया टुवर्ड्स द म्यूनिसिपैलिटीज। तो डिवॉल्व का मतलब है जब आप पार्ट्स को नीचे दे रहे हो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भाई कोई आप अमेंडमेंट करके दे रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों का कॉमन सोर्स है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेलीगेशन का मतलब क्या है? जब आप पावर को डेलीगेट कर रहे हो बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन से आप उसको वापस भी ले सकते हो। डन? सो हियर 2 and 3 आर द राइट ऑप्शन बिकॉज नॉट पूछा है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। एब्सोल्युटली राइट। हमने पढ़ा था कि यहां पर जो सीईसी होता है सेंटर में, वो सुप्रीम कोर्ट याद रखना है आपको, और स्टेट का हाई कोर्ट। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर even after the dissolution of the assembly. Absolutely right. Article 356 can be invoked only on the written recommendation of the cabinet. Absolutely wrong. Without even the cabinet recommendation, यहाँ पर 356 को invoke किया जा सकता है. Done? So 1 and 2 are the correct answer here. Okay, which of the following are the compulsory? दो होते हैं, एक compulsory provisions हैं एंड एक वॉलंटरी प्रोविजंस हैं। यहां पर पूछा है कंपल्सरी प्रोविजंस कौन से हैं। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन इन पंचायत्स एट ऑल 3 लेवल्स। एब्सोल्युटली राइट। ग्रांटिंग पावर एंड अथॉरिटी टू द पंचायत्स टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत्स टू लिवाई, कलेक्ट इनअप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। Fixing tenure of 5 years for the panchayats at all levels and holding fresh elections within 6 months in event of separation of any panchayat। कि अगर कोई डिजॉल्व हो जाती है तो 6 months के अंदर अंदर इलेक्शंस कर दिए जाएं। Here 1 and the 4th statement are the compulsory one while the 2 are the voluntary one। अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन अगर HCS में आ जाता है एज इट इज, आप इसको अटेम्प्ट तभी कीजिए अगर आपने पंचायत के लास्ट में जो प्रोविजंस दे रखे हैं कंपल्सरी और वॉलंटरी, वो अगर ढंग से पढ़े हुए हैं तो। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इट इज़ माय ऑनेस्ट सजेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बिकॉज इसमें अगर किसी ने वो पढ़ रखे हैं तो उनको पता चल सकता है, बिकॉज आपने चारों के चारों पढ़ रखे होंगे, बट कौन सा कंपल्सरी है कौन सा वॉलंटरी है ये आपको वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। डन? क्वेश्चन नंबर 11 एजी के बारे में क्वेश्चन दोबारा पूछा है। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्युटली राइट। ही वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रिपोर्टिंग टू द लॉ मिनिस्टर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द टर्म ऑफ द ऑफिस एजी ऑफिस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ही होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द गवर्नमेंट वन ओनली। Done? So 2 and 3 are the incorrect statement here. Question number 12. What are the effects for the proclamation of financial emergency?
The schemes and the programs of the states that require significant financial outlays are automatically dissolved. Okay. The CFS, that is the Consolidated Fund of the State, are suspended and the Parliament assume full power of managing the financial affairs of the state. करेक्ट पूछा है, दोनों में से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है. आप सबको पता ही है कि उस टाइम पर ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. क्लियर वन? नाउ the least number of judges in the constitutional bench of the Supreme Court is नंबर 5. ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं जब मैंने आपको कुछ केसेस कराए थे कि आर्टिकल नंबर 143 जिसमें दैट इज अ एडवाइजरी जुरिडिक्शन. एडवाइजरी जुरिडिक्शन में जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो मिनिमम 5 जज उस पर बैठेंगे. डन. एंड अदर मैटर्स में हो सकता है कि 3 बैठें या कुछ और भी हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 5 बैठेंगे. एंड ये हरदम इन टर्म्स ऑफ ऑड फिगर्स होंगी 5. अगर इसको रिव्यू पिटिशन डालोगे तो ये 7, 9, 11, अभी तक मैक्सिमम 13 हो चुके हैं इन द केशव नंदा भारती केस 1973. अब एक होता है सिंगल बेंच 1, डिवीजन बेंच जिसपे 2 जजेस बैठे होते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिनिमम जजेस इज द 5-1. क्लियर? एंड जब भी रिव्यू पिटिशन डलेगी तो नंबर ऑफ जजेस हर बार बढ़ेंगे. क्लियर? Now, consider the following statements regarding the composition of members of State Legislative Council, विधान परिषद. बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. 1/6 of the total members are elected by the graduates of 3 years standing and residing within the state. 1/6 are elected by the local bodies like municipality, district boards. 1/12 are elected by the teachers who had spent at least 3 years of teaching in the educational institute with state not lower than the secondary schools. ठीक है. ये the 3 is a correct statement 1. ये बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डिस्कशन का स्कोप भी नहीं है. अगर आपने गवर्नर वाला वो लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर ढंग से पढ़ा है तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका था. ओके. हु वाज द सोल मुस्लिम वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थी, पहले आपको ये पता हो. उन 15 में से एक लौती थी जो बेगम एजाज रसूल, एक लौती यहाँ पर मुस्लिम मेंबर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, जो कि बाद में यूपी लेजिस्लेशन में भी आई ड्यूरिंग 1985 टू 1990. डन. बाद में ये यूपी लेजिस्लेचर में भी आती हैं. सो ये एकलौती फीमेल मुस्लिम मेंबर्स थी. टोटल अगर मैं कहूँ फीमेल मेंबर्स कितनी थी तो 15. ठीक है. ओके. तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडे सेशन ऑल्सो. आई होप अभी तक हमारे पॉलिटी के 10 सेशंस हो चुके हैं. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करा चुके हैं. आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन ढंग से समझ में आए होंगे. एंड लास्ट सेशन में एक मैं यूट्यूब पे कमेंट देख रहा था कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में मुझे किसी ने डाउट पूछा है कि सर उसमें गवर्नर्स नहीं होते. तो आई हैव क्रॉस चेक्ड ऑल्सो on the Wikipedia also and on the government site also. उस पर लिखा हुआ है कि all the governors and the chief minister of north east states forms the member of this north eastern council and the home minister that is Mr. Amit Shah is ex officio chairman. तो उसको मैंने क्रॉस चेक कर लिया था. एंड कुछ बार ऐसा हो सकता है कि शायद 1-2 पॉइंट्स मेरे से गलती हो सकती है, बट ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि 1% गलती ना हो बिकॉज मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ उसे पहले. बट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में भी शायद किसी ने कमेंट कर रखा था दैट आई क्रॉस चेक्स अगेन सो दैट आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए. डन. सो उसमें गवर्नर अभी दे रखा है कि गवर्नर उसका पार्ट होता है. डन. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड सेशन. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.